नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के विशेष और आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। कहते हैं कि होने को बुलंदी के ख्यालात भी हैं, मालूम हमें तरक्की के मकानात भी हैं। जितना सुलझा हुआ मिला है दिमाग हमें, उतने ही उलझे हुए हमारे हालात भी हैं। और इन्हीं उलझे हुए हालातों को सुलझाने के लिए और जो ये हालात है उनको सीधा और सरल बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और उन्हीं प्रयासों में सबसे बड़ा प्रयास है जिसको आप जानते हैं, लगातार देश में पिछले कई दिनों से चर्चा हो रही है, जीएसटी बचत उत्सव। जी हां, जीएसटी रिफॉर्म्स किए गए, सेकंड जनरेशन के जो जीएसटी है उनको देश में लागू किया गया है। जीएसटी की जो पहले 4 स्लैब होती थी, 5%, 12%, 18% और 28%, जिसमें से जो 12% और 28% की जो स्लैब है उसको हटा दिया गया है। अब 5%, 18% और एक विशेष जीएसटी की जो स्लैब है 30% को रखा गया है। देश की वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने के लिए और भविष्य की जो हमारे देश की उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरने के लिए ये नेक्स्ट जनरेशन के जो जीएसटी सुधार है वो बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो, सशक्त भारत का निर्माण हो या फिर 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना हो, तो ये जीएसटी रिफॉर्म्स अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा है कि इसी 22 सितंबर से पूरे देश में जीएसटी बचत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो आखिर ये जीएसटी बचत महोत्सव क्या है, जीएसटी रिफॉर्म्स क्या है और उनसे देश में क्या कुछ देश का जो विकसित भारत बनाने का जो सपना है, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना है, वो कब तक पूरा होगा, क्या कुछ उम्मीदें हैं, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। मैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ में पहले जो एक्सपर्ट हैं वो सीए तरुण मोदी जी हैं। आप जीएसटी एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ में शामिल हो रहे हैं और पिछले कई सालों से जीएसटी से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो आप देख रहे हैं। तरुण जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार विकास जी, थैंक यू सो मच। दूसरे आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं, आप महेंद्र मिश्रा जी हैं। आप उद्यमी हैं, आप प्रांत अध्यक्ष हैं लघु उद्योग भारती के। आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से करीबन 20 से 25 सालों से आप जुड़े हुए हैं और आप लघु उद्योग भारती में प्रांतीय अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। महेंद्र मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तीसरे जो आज की हमारी एक्सपर्ट हैं, आप श्रुति भारद्वाज जी हैं। आप वित्त सलाहकार के तौर पे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। श्रुति जी आज वित्त सलाहकार के एक्सपर्ट के तौर पर आज हमारे साथ में इस कार्यक्रम में शामिल हुई है। श्रुति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार विकास जी, धन्यवाद। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं जीएसटी बचत उत्सव, हर भारत के लिए बचत का जो त्योहार है उस पर ही हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए जीएसटी बचत उत्सव की शुभकामनाएं दी है और क्या कुछ कहा है, आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुन लेते हैं। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, रिफॉर्म एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब समय बदलता है, देश की जरूरत बदलती है, तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म भी उतने ही आवश्यक होते हैं। इसलिए देश की वर्तमान जरूरतों
और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयाँ, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था, उसमें से 99% यानी करीब करीब 100 के निकट 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। तो त्योहारों के इस सीजन में सबका मुंह मीठा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव की पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं दी है और उनका कहना है कि देश का जो वर्तमान है उसको जरूरत है जीएसटी बचत उत्सव की। देश के जो भविष्य है उसकी उम्मीद है जीएसटी बचत उत्सव। तो इसी विषय पर चर्चा को अब शुरू करते हैं। सीए तरुण मोदी जी हमारे साथ में जुड़े हुए। तरुण जी, सबसे पहले आपसे, आप तीनों से बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि एक प्रश्न मेरा कॉमन रहेगा। इसी कॉमन प्रश्न के साथ मैं आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। जीएसटी रिफॉर्म्स जो हुए हैं उनको आप किस तरीके से देखते हैं और सशक्त भारत के निर्माण में किस तरीके से आगे ये अपनी भूमिका निभाने वाले हैं? तरुण जी। विकास जी नमस्कार, और डीडी न्यूज़ के सभी दर्शकों को भी नमस्कार। तो जैसा आपने विकास जी बोला कि जीएसटी, नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला, देखिए सर, नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म ये लिटरली एक सही में क्रांतिकारी कदम है। आज कई ऐसी वस्तुएं जो 12% में थी वो 5% में आ गई, जो 28% में थी वो 18% में आ गई। ये निसंदेह जो एक कॉमन आदमी के रोज़मर्रा के खरीदने वाली चीज़ें हैं या उनकी लग्जरी या चाहने वाली वस्तुएं, उनको तो सस्ता करेगा ही, लेकिन इकोनॉमी में कंजम्पशन का फ्लो बहुत बढ़ाएगा। जो सशक्त भारत की आपने बात करी सर, तो सशक्त भारत की आप एक छोटी सी चीज़ ये समझिए, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ये जीएसटी रिफॉर्म से और जो इनकम टैक्स की लिमिट 12 लाख करी, उन दोनों से जो 2.5 लाख करोड़ का फायदा है, अगर ये सीधा कंजम्पशन में जाता है तो आप देखिए देश और विदेश की जो सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसीज है, जैसे मैं मसलन आपको कहूँ फिच, तो फिच ने इस जीएसटी रिफॉर्म के बाद अपना आकलन कि भारत की जीडीपी जो उनका 6.5% से बढ़ने का दावा था उसको बढ़ा के 6.9% कर दिया, 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा। वैसे ही मॉर्गन स्टैनले, जो एक और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हाउस है, मॉर्गन स्टैनले ने कहा कि भारत के जीडीपी में 70 से 80 बेसिस पॉइंट की बढ़त हो सकती है। तो आप देखिए, देश ही नहीं बल्कि विदेश की रेटिंग एजेंसियां भी बोल रही है कि ये एक बड़ा ही क्रांतिकारी कदम है भारत की इकोनॉमी को और सशक्त करने में। चीजें सस्ती भी होंगी, कंजम्पशन भी बढ़ेगा और भारत आगे भी बढ़ेगा। तो जीएसटी 2.0 सही में एक नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म है। जी बिल्कुल, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म है और ये बिल्कुल एक क्रांतिकारी कदम है। हमारे साथ में श्रुति जी जुड़ी हुई। श्रुति जी, आप वित्त सलाहकार के तौर पर आप कार्य कर रही हो और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में आपने अपनी सेवाएं दी है। आपके नजरिए से क्या लगता है जीएसटी रिफॉर्म्स कितना कुछ सशक्त भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभा पाएगा? श्रुति जी। नमस्कार विकास जी, और मेरे सभी दर्शकों को भी नमस्कार। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मोदी जी का ये कदम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा राहत देने वाला है। एक गृहिणी होने के नाते मैं कहूँगी कि क्योंकि हम रोज़मर्रा की चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा लानी पड़ती हैं, तो उस हिसाब से भी, और जैसा कि हम जानते हैं कि मोदी जी ने कहा है कि जो विकसित भारत है उसके 4 मेन एरियाज़ हैं, जो कि है एक गरीब आदमी, एक महिला, एक फार्मर और एक युवा। तो उन सभी के लिए ये एक बहुत ही राहत देने वाला कदम है, और क्योंकि इससे जॉब्स भी बढ़ेंगी, तो ये जो कदम लिया है मोदी जी ने, इसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं। ये
बहुत ही बढ़िया कदम जी, है। बहुत ही बढ़िया कदम है। हमारे साथ महेंद्र मिश्रा जी जुड़े हुए हैं और एमएसएमई सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब भी अपना भाषण की शुरुआत की है तो एमएसएमई सेक्टर का ज़रूर जिक्र किया, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर जो है वो हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी है। मिश्रा जी, आप उसी क्षेत्र से आते हैं, आपको क्या लगता है एमएसएमई सेक्टर जो है वो किस तरीके से अपनी भूमिका निभा पाएगा, और सबसे बड़ी बात जीएसटी रिफॉर्म से एमएसएमई सेक्टर को कितना कुछ फायदा होने वाला है? नमस्कार, दूरदर्शन के सभी दर्शकों का अभिवादन। जो आप बात पूछ रहे हैं इसको मैं एक अलग शब्दों के अंदर बयान करता हूँ। आगे अभी अपने जो भारतीय संस्कृति के अनुसार आगामी जो है वो पर्वों का मौसम शुरू हो गया है। दिवाली पर अभी केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस दिया है। मैं ये कहूँगा कि भारत के प्रत्येक नागरिक को मोदी जी ने बोनस वो सिर्फ एक बार ही नहीं, सतत पूरे साल तक देने का ये कार्य किया है। तो सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि इससे क्या होगा कि सभी की जेब में कुछ न कुछ पैसा बचेगा। अभी तक जो वो खर्चा कर रहा है उतना ही सामान या उस स्तर का जीवन यापन करने के लिए जो उसने बजट बना रखा है उसके पास में खर्च करने के लिए पैसा बचेगा। और ये पूरी की पूरी देश को, और मैं कहूँ कि जो अभी का अंतर्राष्ट्रीय वातावरण जो बना था कि ट्रम्प का इफेक्ट है या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गतिविधियाँ चल रही है जिससे सभी जगह मंदी की ओर बढ़ रहे हैं देश, उसमें से भारत एक अपना अलग ही रास्ता बनाएगा। एमएसएमई सेक्टर चूँकि सर्वाधिक रोजगार देने वालों में से एक है, तो जैसे जैसे एमएसएमई की वृद्धि होगी, लोगों की परचेज पावर बढ़ेगी, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी और पूरे देश को एक सशक्त वातावरण की तरफ, सशक्त भारत की तरफ, विकसित भारत की तरफ बढ़ने की एक कदम आज हमने आगे बढ़ा दिया है। जी बिल्कुल, विकसित भारत की ओर हमने एक कदम आगे बढ़ा दिया। और जैसा कि आपका कहना है कि जिस तरीके से कर्मचारियों को बोनस मिला है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देशवासियों को बोनस के तौर पे जीएसटी जो बचत उत्सव है वो दिया। तरुण जी, आपके पास में आना चाहेंगे, एक आम नागरिक किस तरीके से समझे जो जीएसटी रिफॉर्म्स हुए, पहले क्या होता था और अब क्या कुछ बड़े बदलाव किए गए, बिल्कुल सरल भाषा में आपसे समझना चाहेंगे। सर देखिए, सबसे पहले जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी, कई चीज़ें जो 5% में थी, लेकिन कई ऐसी भी चीज़ें थी सर जो 12 में थी, कुछ चीज़ें 18 में भी थी। कुछ रेशनलाइजेशन हुआ 12 की, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि 99% से ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो 12% की थी वो 5% के अंदर आ गई। तो आप समझिए मसलन आपके घर के लिए पनीर, घी, पिज़्ज़ा, ब्रेड, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सस्ती हो गई। कुछ आइटम पहले से एग्जम्प्ट थे और भी कई हैं जो 5 में आ गए और 5 के भी नीचे चले गए। इनसे थोड़ी सी बचत होगी रोज़मर्रा के मेरे खर्चों में। दूसरा सर, ह्यूमन बीइंग है तो थोड़ी सी इच्छा भी होती है कि थोड़ा सा लग्जरी की साइड जाए। एक आम आदमी का सपना होता है सर, भारत में जैसे टाटा ने एक कार बनाई थी नैनो की, हर आम आदमी की कार, तो एक आदमी का सपना होता है कार का भी। एक आदमी का सपना होता है कि घर में एसी भी लग जाए। तो आप एक एसी 28 से 18 में आ गए, कार 28 से 18 में आ गई। आपको एक चीज़ बताऊं सर, 22 सितंबर जो पहला दिन था नवरात्रा का, एक आंकड़ा आया जो मेन 3 बड़ी कंपनियां हैं कार मैन्युफैक्चरर, जिसमें मारुति है, हुंडई है, टाटा है, तीनों ने मिलकर करीब 51,000 गाड़ियां तो बेच दी 22 तारीख को जी। और 1 लाख से ज्यादा नई गाड़ी की क्वेरीज और रजिस्ट्रेशन उनके पास है। ये आज तक भारत की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सिंगल डे की कार सेल का आंकड़ा है सर। बिल्कुल। तो आप ये चीज समझिए, आम आदमी किस जगह गया है। मारुति एक आम आदमी की गाड़ी को पूरा करती है, मारुति ने 30,000 गाड़ियां बेची उसने। तो आम आदमी सर उसके हिसाब से आगे, तो रोजमर्रा के लिए भी मेरा थोड़ा सा पॉकेट आसान हो गया और मेरी जो जरूरत है, मेरी जो इच्छाएं हैं सर, उसके लिए भी मेरी पॉकेट में थोड़ा पैसा बच गया। बिल्कुल सही कहा। और आपने जिस तरीके से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जिस तरीके से एकदम से बूस्ट आया उसका आपने जिक्र किया, तो हमारे साथ में महेंद्र मिश्रा जी हैं, आप खुद उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। सर, कितना कुछ परिवर्तन आया, क्योंकि हर आम आदमी का एक सपना रहता है कि गाड़ी अच्छी सी हो हमारे पास में। और जैसा कि तरुण जी ने जिक्र किया कि एक दिन में 51,000 अलग अलग कंपनी के मॉडल बिक चुके हैं। इसको बात को पूरी समझने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे चलते हैं जी। ऑटोमोबाइल सेक्टर वैसे माना जाता है कि लग्जरियस आइटम है। इसके ऊपर इतना बड़ा जो रिफॉर्म में बेनिफिट दिया है, इसके पीछे आपकी सोच समझिए। आप ये मान के चलिए कि जो कृषि के बाद में और वस्त्र उद्योग मान लीजिए, जिसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री मानते हैं, और फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर बूस्टअप करती है तो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री से जुड़े हुए स्टील सेक्टर है
या जितने भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, एक गाड़ी को बनाने के लिए करीब करीब 600 आइटम लगते हैं। इसका मतलब आप ये समझें कि 600 तरह की इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए ये दिया है, और उससे कितने बड़े रोजगार बढ़ेंगे, इसको इस बात से समझिए। मतलब अप्रत्यक्ष तौर पे आपने 600 अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनमें भी उनके अंदर बूस्ट आएगा जी। और रोजगार, नए रोजगार सृजन होंगे। जिस तरह से गतिविधियों से लोगों को थोड़ी सी मन में ये पीड़ा थी कि भी हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा या आर्थिक गतिविधियाँ कैसे रहेगी, हमारे खर्चे कैसे चलेंगे, पूरी की पूरी इकोनॉमी को एक बूस्टर डोज मोदी जी ने दे दिया है और इसका परिणाम आप देखेंगे। वैसे जैसे आज के आपने देखा होगा कि आया है कि राजस्थान से पिछले 3 महीने के अंदर भी जो एक्सपोर्ट है, ये सारी माहौल को, इसके उपरांत भी 13-14% एक्सपोर्ट बढ़ा है, आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ी हैं। दुनिया में क्या होगा मुझे नहीं मालूम, मुझे ये पता है कि भारत किस तरफ आगे बढ़ने वाला है और भारत का भविष्य उज्जवल है। जी, भारत का भविष्य उज्जवल है और भारत में जो कुछ होगा वो पूरे वैश्विक परिदृश्य में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाने वाला है। श्रुति जी, हर एक नागरिक की जरूरत रहती है, एक इंसान की जरूरत रहती है रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 बेसिक चीजें हैं। जीएसटी रिफॉर्म्स में पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है। एक महिला होने के नाते जो पूरे घर का जो बजट है, रसोई का बजट सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जब रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनमें जिस तरीके से दरों में कटौती होती है, तो पूरे घर के बजट में किस तरीके से वो भूमिका निभा पाते हैं? विकास जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि जब भी जैसे जो जीएसटी की रेट्स हैं वो डायरेक्टली इम्पेक्ट करती हैं घर के बजट को। अगर जीएसटी की रेट्स बढ़ती हैं तो जो बजट है वो हिल जाता है, वो बढ़ता है, और जो जीएसटी की रेट्स घटती हैं तो बजट घट जाता है। तो महिला के लिए एक ये बहुत ही राहत देने वाला है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि रोटी, कपड़ा और इन सभी चीज़ों में जो टैक्स रेट है वो 5% और बिलो हो गई हैं। इससे अब जो गृहिणी है वो सेव ज़्यादा कर सकती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्टेशनरी आइटम्स हैं वो भी सस्ते हो गए हैं। इससे भी जो सेविंग्स हैं गृहिणी की वो भी बचेगी। और जैसा कि हम बच्चों की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी कहीं ना कहीं हाँ जी, बच्चों की जो एजुकेशन है उस पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता, बट हाँ अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। जैसे कि फीस पे नहीं, बट हाँ जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेशनरी आइटम्स हैं उन पे डायरेक्टली इसका असर होता है। और रोज़ बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है स्टेशनरी आइटम से रिलेटेड, तो हाँ इस चीज़ में ये बहुत ही राहत देने वाला है। और इसके अलावा अगर हम देखें कि महिला के लिए ये एक अवसर भी है, क्योंकि महिला अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, जैसे कि टिफ़िन का बिजनेस, बुटीक या ऐसे कोई भी छोटा सा बिजनेस महिला स्टार्ट कर सकती है घर से। और उसके लिए एक फॉर्मल सेक्टर में लाना अब उस बिजनेस को जीएसटी के थ्रू इजी हो जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन इजी हो जाएगा। जी बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन इजी हो जाएगा। तरुण जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो पहले जीएसटी में जो होता था, जीएसटी के रिफंड को लेकर कहा जाता था कि काफी दिन लग जाते हैं, अब क्या ऐसे कुछ प्रावधान किए गए हैं कि जीएसटी रिफंड भी कुछ ही दिनों में हो जाए? ये बिल्कुल सरल भाषा में आपसे समझना चाहेंगे कि उद्यमियों को कितनी राहत मिली है इससे। सर, तो जीएसटी 2.0 केवल जीएसटी रेट कम करने के लिए नहीं है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि जीएसटी के प्रोसेस के अंदर, प्रणाली के अंदर भी बहुत से सुधार लाए गए हैं। उसमें से एक सबसे बड़ा सुधार है रिफंड का। जी। अभी क्या होता है सर कि एक एक्सपोर्टर जब एक्सपोर्ट करता है तो उसे अपने टैक्स, जो भी माल एक्सपोर्ट कर रहा है और उस पर जो भी टैक्स उसने चुकाया है उसका रिफंड मिलता है। वो एक्सपोर्ट करता है, फिर रिटर्न भरता है, फिर रिफंड के लिए एक एप्लीकेशन लगाता है। आज उस रिफंड की एप्लीकेशन में जब विभाग उसे सारे पैमानों पर चेक करता है तो कभी कभी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इससे भी ज़्यादा समय लग जाता है सर। उसको सुधार करने के लिए सरकार ने अभी एक नियम लेके आए जीएसटी 2.0 के लिए कि आप रिफंड की एप्लीकेशन लगाइए। हम एक्सपोर्टर्स को और जिनको भी रिफंड मिलना है उनका रिस्क बेस्ड प्रोफाइलिंग कर लेंगे। आप नॉन रिस्क कैटेगरी में आते हो तो आप रिफंड लगाइए, 3 दिन में 90% रिफंड हम आपको खाते में दे देंगे सर। तो मान लीजिए मसलन मेरा रिफंड 1 लाख का है, पहले 3 दिन की जगह 3 महीने लगते थे पहले। हाँ, 1 महीना तो अमूमन मान के चलिए कि लगता ही था। कुछ केसेस में जहां चेकिंग ज्यादा है तो 3 महीने भी जाता था। मतलब वो एक तरीके से जो रुपया, जो पैसा था वो फंसा हुआ रहता था। तो अब वापस तुरंत मिल जाएगा तो उसको वापस इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने 1 जुलाई को एप्लीकेशन लगा दी सर रिफंड की। अब मैं वेट कर रहा हूँ 31 जुलाई तक, 31 अगस्त तक कि मेरा 1 लाख रुपया आएगा, तो मेरा फंसा हुआ है। जैसे ही अब मैं 1 जुलाई को एप्लीकेशन लगाऊंगा तो सरकार बोलेगी आप तो लो रिस्क वाले,
3 जुलाई को 90% मेरे खाते में आ जाएगा कि 90,000, बाकी अफसर चेक कर रहे हैं, चेक करके आपकी एप्लीकेशन को भी प्रोसेस कर लेगा और ये सारी कवायद की जाएगी कि 15 दिन के भीतर भीतर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस भी हो जाए। तो वर्किंग कैपिटल आज एक एमएसएमई के लिए पूंजी जुटाना भी एक बहुत बड़ी लागत का विषय है, तो इससे ऑब्वियसली बहुत वर्किंग कैपिटल भी बचेगी, प्रोसेस भी सिंपल होगा, लोगों का एक्सपोर्ट की साइड रुझान भी बढ़ेगा कि मेरा पैसा अब ज्यादा फंसा हुआ नहीं रहेगा रिफंड के लिए। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो था वो गुड्स एंड सिंपल टैक्स में परिवर्तित हो गया। महेंद्र मिश्रा जी, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं 2014 में जब बने, तब से एक ही सपना था कि वन नेशन वन टैक्स की जो अवधारणा है उसको पूरी तरीके से हकीकत के धरातल पर लाया जाए। आपको क्या लगता है, जीएसटी जब 1 जुलाई 2017 को जब प्रभावी हुआ था, क्या वन नेशन वन टैक्स का जो हमने जो अवधारणा रखी थी उसमें पूरी तरीके से हम सक्षम हो पाए? उस 2017 में जब जीएसटी, देखिए जीएसटी जब वर्ल्ड वाइड जो इसको सोचा गया था तो उसमें यही था कि वन नेशन वन टैक्स, परंतु कोई भी चीज़ को एक इम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी एक प्रथम चरण, द्वितीय चरण या तीसरे चरण और एक गोल सेट किया जाता है कि हम इतने दिन में वहाँ लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। जीएसटी आया, अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था, परंतु जीएसटी जिस तरीके से लागू होना चाहिए था वो प्रथम चरण में किसी भी तरह से संभव नहीं था। अभी डिपार्टमेंट अधिकारी भी, व्यापारी भी, हमारे जैसे उद्योगपति भी, या मैं कहूँ एक आम गृहिणी भी, एक आम नागरिक भी जीएसटी के बारे में बहुत कुछ समझ चुका है। तो इसके लिए जीएसटी 2 लाया गया है कि इसमें आप ये मान के चलिए जैसे वन नेशन वन टैक्स तो नहीं है, परंतु आज हम ये कहने की स्थिति में आ गए हैं कि 2 टैक्स है और वो मतलब जीएसटी के अंदर 2 स्लेब है और पूरे राष्ट्र में यही लागू है, क्योंकि तो हम एक कदम आगे और बढ़ गए हैं। जी बिल्कुल, एक कदम आगे बढ़े हैं, क्योंकि जब 2014 से पहले की बात करी जाए तो जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी और वित्त मंत्री का भी कहना है कि कई तरह के टैक्स थे, व्यापारी व्यापार करने में कम और टैक्स के मायाजाल में पूरी तरीके से उलझावा रहता था। अब कुल मिला के इनडायरेक्ट टैक्स कम से कम वन नेशन वन थ्योरी की जो अवधारणा उसमें साकार हुआ है, और जैसा कि आपने जिक्र किया, रिफॉर्म जो है वो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हर एक कुछ नया कदम उठाएंगे तो उसमें सुधार की गुंजाइश रहेगी, चुनौतियां सामने आएगी, उन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्यों तरुण जी? सर एकदम सही कहा आपने। तो आज जीएसटी भी, जब जीएसटी चालू हुआ था तो जैसा महेंद्र सर ने भी बताया कि एक नया कानून जब भी चालू होता है सर, उसे थोड़ा समय लगता है सेटल होने में, लोगों को कानून समझने में, उस कानून की बहुत सी सर प्रॉब्लम्स होती है या इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कुछ इश्यूज होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा समय लगता है जी। आज 2017 से जब जीएसटी चालू हुआ और 2025, 8 साल का समय, ये चाहे सरकारी कर्मचारी हो, सरकार खुद हो, एक कंसल्टेंट हो, बिजनेसमैन हो या एक आम नागरिक हो, सब लोग बहुत अभ्यस्त और अब चीजें समझ चुके थे कि जीएसटी की प्रणाली किस हिसाब से। तो इस लेवल पे एक इतना बड़ा रिफॉर्म लाना, ताकि अब सब तैयार है सर, हम सब तैयार हैं कि अब इस रिफॉर्म के साथ कैसे इकोनॉमी को आगे बढ़ाना। तो एकदम सही समय भी है सर इस रिफॉर्म के लिए। यही समय है, सही समय है। जीएसटी बचत उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसको लेकर जो राज्यों के मुख्यमंत्री है उन्होंने भी अपनी जनता से अपील करी है कि आप जीएसटी जो बचत उत्सव उसको ज्यादा से ज्यादा मनाएं और अपने जो बचत करने की जो परंपरा रही है उसमें भागीदार जरूर बने। तो जो हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, उन्होंने भी प्रदेशवासियों से अपील की है। साथ ही जो केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत और जो राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है गहलोत साहब, उन्होंने भी जनता से अपील की। आइए उनको सुन लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस पर जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। इसी वादे को पूरा करते हुए 22 सितंबर से देश में अब जीएसटी की मुख्य रूप से 2 दरें 5 और 18% प्रभावी हो गई हैं। इसी सरलीकरण का प्रत्यक्ष लाभ गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, व्यापारी, उद्योग जगत सहित समाज के सभी वर्गों को मिला है। घी जैसी दैनिक जरूरत की वस्तुएं में करीब 40 रुपए तक की कमी, तो कारों के दामों में 1 लाख रुपए तक की कमी से आम जन को बड़ा लाभ मिला है। अब रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें, कपड़े, दवाइयां, होटल में ठहरना, टैक्सी यात्रा सहित कई चीज पहले से सस्ती हो गई हैं। जीएसटी बचत उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जीएसटी की दरों में कटौती का लाभ आप सभी तक पहुंचना और व्यापारी वर्ग को प्रेरित करना है। मैं व्यापारियों और दुकानदार भाइयों से आग्रह करता हूं कि वे उपभोक्ता तक
जीएसटी दरों में कटौती का पूरा लाभ पहुंचाएं। इस तरह से ये जो ऐतिहासिक फैसला है, इसके चलते हुए देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए की बजट अनुमानित कम से कम 1 साल में होने वाली है। जब देश के नागरिकों के पास, लोगों के पास, आम आदमी के पास जब पैसा बचता है तो मार्केट में उसका इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव आता है। खरीद बढ़ती है, खरीद बढ़ती है तो निर्माण बढ़ता है, निर्माण बढ़ता है तो जो है रोजगार के अवसर सृजित होते हैं और उसके साथ साथ में देश का एक जो है इकोनॉमिक साइकिल उसमें तेजी आती है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने इसे बढ़ा करके नागरिक देवभव कर दिया है और 15 अगस्त 2025 को जब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी घोषणा करते हैं कि नवरात्रि में दीपावली से पहले आर्थिक सुधारों के मामले में और आम आदमी को राहत देने के लिए बड़ा क्रांतिकारी घोषणा विचार आगे बढ़ाया जाएगा और इस बार नवरात्रि के पहले ही दिन जीएसटी की दरों में बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव करते हुए भारी कटौती की है। तो तरुण मोदी जी, जिस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने और अविनाश गहलोत ने कहा है कि जीएसटी बचत उत्सव में आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको मनाएं और अपने देश को आगे ले जाने में अपना योगदान दें, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होने वाली है। सर, अगर आप तीनों माननीय मंत्रियों जी की बात सुनेंगे और गौर करेंगे तो एक चीज़ पे उन सभी का बहुत फोकस था कि जो पैसा बचेगा, जैसे कि आपने बताया 2.5 लाख करोड़, मोदी जी ने भी पूरे देश को बताया कि 2.5 लाख करोड़ की बजट होगी जीएसटी और इनकम टैक्स के बिल्कुल फायदे से जो सरकार ने दिया है। लेकिन सबका फोकस था सर कंजम्पशन पे। 2.5 लाख करोड़ रुपया बच के जाएगा कहाँ सर? अगर मैं एक ही चीज बोलूं विकास जी की, जीएसटी 2.0 आने के बाद अगर आप सोचे कि आपने सबसे पहले क्या खरीदा या आपने सबसे पहले क्या देखा, तो आप खुद 22 तारीख से लेकर आज तक के लिए आप देखेंगे कि कहीं ऐसी चीजें थी जिन्हें शायद मैं पहले देखता था और जब आज देख रहा हूं तो मुझे सही में कीमतों में कमी दिख रही है। और शायद वो आपको दिवाली और ये फेस्टिव सीजन से पहले, जब हर एक भारतीय जाता है कि मैं मार्केट में जाऊं, अपने लिए, परिवार के लिए, मित्रजनों के लिए कुछ उपहार खरीदूं, अपनी जरूरतों का सामान खरीदूं, तो जो ये दाम कम हुए हैं, जो ये रिफॉर्म आया है और जो एक पैसा कि मेरे जेब के 100 रुपए पहले कुछ चीजें खरीद पाते थे, आज वही 100 रुपए कुछ थोड़ा ज्यादा खरीद पा रहे हैं, तो वो मुझे भी लालयित करता है कि सर मैं जाऊं मार्केट के अंदर खरीदूं और वो जो खुशी है, जो थोड़े से ज्यादा मिलने की खुशी है, वो मेरे साथ और परिवारजनों के साथ बांटूं। तो कंजम्पशन इससे सीधा सीधा तौर पे बढ़ेगा। शायद मैं पहले सोचता कि 100 इधर की जगह थोड़ा सा यहाँ खर्च कर लेता हूँ, कुछ बचा के रखता हूँ शायद आगे के लिए, अब उसी बचत में सर मुझे दूसरी चीज मिल रही है। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ी चीज सर कंजम्पशन बढ़ेगा। आपका जीडीपी का साइड, आप जीडीपी का जो साइज है वो आपके कंजम्पशन से ही नापा जाता है जी। अमेरिका 50 ट्रिलियन से ऊपर है, हम लोग सर $3 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन की अभी रेस कर रहे हैं। जीएसटी 2.0 उस 4 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन का जो रेस है उसमें सर सबसे आगे ले जाने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सबसे आगे ले जाने वाला है। और हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और निकट भविष्य में तीसरी अर्थव्यवस्था भी बनेगी। महेंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, एमएसएमई सेक्टर में ये जो बचत उत्सव है वो किस तरीके से लाभदायक साबित होने वाला है? क्या कुछ मैकेनिज्म रहेगी आगे आने वाले भविष्य में? देखिए, इसमें जो मैं समझ रहा हूँ और जो उद्योग को अगर देख करके हम समझ पा रहे हैं, तो इसमें क्या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटियाँ बढ़ेगी जी। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ने से, और मैं अभी एक बात कर रहा हूँ, अभी मैं एक यूनिवर्सिटी में गया था, एंटरप्रेन्योरशिप सेल के अंदर जो बच्चे रजिस्टर्ड थे, हम लोग लघु उद्योग भारती का एक ये भी काम है कि हम लोग एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के लिए काम करें कि नए बच्चे नौकरी के लिए नहीं जाएं और उसके अंदर जाएं। तो जीएसटी 2.0 के लिए मैं देख रहा था कि बच्चों के अंदर भी इतना उत्साह था, वो भी ऐसा सोच रहे हैं कि लगता है कि भारत का जो सिस्टम है या ब्यूरोक्रेसी है या जो भी तंत्र काम कर रहा है, वो अब इस बारे में सोचने लग गया है कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े। तो ये अल्टीमेटली जो रिफॉर्म है, ये सब तरह की आर्थिक गतिविधियों को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाने वाला है। और आप बात कर रहे हैं कि हम तीसरी तरफ बढ़ रहे हैं, आप जल्दी ही देखेंगे कि ये आंकड़ा आने वाला है, जो गतिविधियां बढ़ रही है। अभी सीए साहब ने भी कहा, और वैसे ही सभी लोगों का ये आकलन है कि आर्थिक गतिविधियां
अनडाउटली बढ़ गई है या बढ़ने की प्रोसेस में है। हम तीसरा नंबर जो हमारा टारगेट था उससे पहले वहां तक पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, तीसरे नंबर का जो टारगेट है जल्दी ही हम पहुंचेंगे। श्रुति जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में लगातार ये कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी जितनी भी चीजें हैं उनको अपनाइए, क्योंकि स्वदेशी कहीं चीजें अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं आप एक स्वदेशी भारत का, आत्मनिर्भर भारत का और सशक्त भारत का आप निर्माण कर रहे हैं। हाँ जी, मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करती हूँ। अब हमने भी घर में, जैसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे हम पहले कोलगेट लेके आते थे, अब हमने कोलगेट की जगह और ब्रांड्स जो स्वदेशी ब्रांड है उनको यूज करना शुरू कर दिया है। ऐसे ही एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, वो मैं थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कहना चाहूँगी कि जैसे कि जो एक्टिविटीज़ है बढ़ रही हैं, अभी जैसे बात चल रही थी एमएसएमई की, तो मैं कहना चाहूँगी इसमें एक चीज़ और इजी हो गई है कि जैसे कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था उसको हटने की वजह से जो कास्केडिंग इफेक्ट था, मतलब टैक्स ऑन टैक्स जो पहले लगता था अब वो नहीं लगेगा, तो ट्रांसपेरेंसी भी हो गई है। तो उस वजह से भी ये ट्रांसपेरेंसी का कैसे, बिल्कुल सरल भाषा में समझना हो, कैसे इसको समझे जो आप इफेक्ट बता रहे हैं इस हाँ चीज जी, को? जैसे कि ये कि पहले टैक्स इवेजन हो जाता था, मतलब टैक्स की चोरी भी हो सकती थी, लेकिन क्योंकि अब जैसे जो हमारा ये है डिजिटाइजेशन होने की वजह से अब हर ट्रांसपेरेंसी हो गई है। अब यहाँ पे आप कुछ जैसे अगर मैनुअली जब हम करते हैं तो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ऑनलाइन हो गया है, डिजिटाइज हो गया है, तो आप इसमें मतलब टैक्स इवेज नहीं कर सकते हो। अब इसमें ट्रांसपेरेंसी मतलब हो गई कुछ है, भी छुपा नहीं सकते। तरुण जी, क्या जैसा श्रुति जी ने बताया, आप कुछ भी छुपा नहीं सकते, जो है वो आंखों के सामने है। आपके लिए भी सही है, सरकार के लिए भी सही है, कुछ भी बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, जो है आप दोनों के बीच में ही है और सबके समक्ष है। सर मैं ये कहूँगा कि देखिए, कोई भी एक नया टैक्स कानून बनता है जी, तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले भी वार्तालाप, टैक्स कानून को मैच्योर होने में थोड़ा सा समय लगता है। बिल्कुल। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सब चीज़ें अब एकदम ट्रांसपेरेंसी से सामने आ गई, लेकिन हाँ ये ज़रूर है सर कि कम दरें हमेशा आपके टैक्स की पालना को बढ़ाती है। जैसे कि सर आज आप एक चीज़ समझिए, जब मेरा इनकम टैक्स की रेट मुझे 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए की छूट मिलती थी, तो भारत में सिर्फ 2.5-3 करोड़ लोग रिटर्न भरते थे जी। ये छूट इस साल से बढ़ा के 12 लाख तक हो गई है सर। तो अब अंदाजा 12 से 15 करोड़ रिटर्न जाएंगे सर। मतलब पहले जब टैक्स की छूट नहीं थी तब 2.5-3 लाख रुपए साल की छूट थी, तो रिटर्न भी 2.5-3 करोड़ ही जाते थे। 2.5-3 करोड़ ही भरते थे, तो लोग छुपाते भी थे जी। अब जब लोगों को लगा कि मैं अगर मान लीजिए मैं 10 लाख कमाता हूँ, मैं सोचता था टैक्स देना पड़ेगा, तो शायद मैं मेरे इनकम को थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा या थोड़ा सा छुपाने की भी कोशिश करूंगा, और मैं उसे 3-4 लाख तक ले जाता था और रिटर्न भी नहीं भरता। अब जब मेरी लिमिट ही 12 लाख हो गई है, तो मुझे कोई डर नहीं है सर। अगर मैं 10 लाख कमाता हूँ, 10 लाख तो 10 लाख बताऊं तो सही, कम से कम, ताकि वो जीडीपी में और पूरे देश का जो आर्थिक विश्लेषण हो उसमें। अब वो 10 लाख सर देश की जीडीपी में जुड़ गया, और जैसे ही अब ये 10 लाख देश की जीडीपी में जुड़ा, मेरी इनकम में भी आया, मैं उसे खर्च भी करूंगा, तो वो एक रिवॉल्विंग इफेक्ट है सर। जो एक 100 रुपया है कि आपने मुझे 100 रुपया दिया, एक ट्रांजैक्शन खत्म करा, मैंने श्रुति मैम को दिया, श्रुति मैम ने महेंद्र जी को दिया, तो एक ही 100 रुपया था सर, लेकिन 4 ट्रांजैक्शन खत्म करे तो जीडीपी में 400 रुपया 400 रुपये हो गए। तो ये जब आप टैक्स की दरों को कम करते हैं, तो टैक्स चोरी या छुपाने के कई साधन, कई चीजें, मोटिवेशन लोगों का एकदम डाउन आ जाता है जी। तो वो ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमी को बहुत गति प्रदान करेगा। महेंद्र जी, जैसे पहले 5 स्लैब थी, 5, 12, 18 और 28, उनसे जितना टैक्स मिल रहा था, अब सिर्फ 2 स्लैब है, 5% और 18%। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरफ तो हमें उतना टैक्स नहीं मिल पाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जो बचत दी है उसका हमें दुगुना मुनाफा होगा? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले एक बात और बताता हूं। बिल्कुल। सरकारें बनती है उनको पूरे देश को चलाने के लिए, पूरे सिस्टम को करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए कुछ रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है। बिल्कुल। पूर्व में सरकारें ये मानती थी कि रेवेन्यू बढ़ाना है तो टैक्स की रेट बढ़ा दो और रेवेन्यू बढ़ जाएगा। उस समय अब जो मोदी जी ने जो सोचा है और जो भारतीय सनातन संस्कृति है उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो पहले राजा के लिए कहा जाता था कि वो इतना ही किसान से लगा लेता था कि उसको पता नहीं चले, उसको दर्द नहीं हो। मोदी जी ने देश की जनता के ऊपर भरोसा किया कि साहब मैं टैक्स कम करूंगा परंतु मेरा रेवेन्यू कम नहीं होगा। मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, मुझे पता नहीं कितनी शेयर करनी चाहिए कितनी नहीं करनी चाहिए। जो पीछे में ये जब ऊपर के स्तर के ऊपर ये तय हुआ कि
रिफॉर्म लाया जाएगा तो उसमें इंटरनल जब एक्सरसाइज हो रही थी, चूँकि लघु उद्योग भारती को केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर सभी उच्च अधिकारियों के समक्ष बार बार मिलना पड़ता है, जाना पड़ता है और उनसे लगातार संवाद होता है। तो इसी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए एक अधिकारी महोदय से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने यही कहा कि जीएसटी की रेटें कम होगी, परंतु आप देख लेना हमारे पास में कैलकुलेशन है, हमारा रेवेन्यू कम नहीं होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा जी। तो ये देश की जनता के ऊपर भरोसा है और जनता का सरकार के ऊपर भरोसा है कि हम जो अब टैक्स दे रहे हैं उसका सही सदुपयोग होगा जी। तो ये दोनों का एक दूसरे के प्रति भरोसा और विश्वास का बात है कि ये आप देखेंगे हकीकत में टैक्स की रेट कम करने के बाद में, हाँ टैक्स की रेट हाई रखनी पड़ती है वो पर्टिकुलर कुछ चीज़ों के लिए जिसका सरकार ये चाहती है कि उस तरह का व्यापार या उस तरह का कंजप्शन, जैसे आप टोबैको को लें कि टोबैको का बढ़ना नहीं चाहिए, परंतु सरकार डायरेक्ट बैन नहीं कर सकती, तो बैन नहीं कर सकती तो वो उसको उनकी अप्रोच से बाहर करने के लिए टैक्स लगाती है। रोजमर्रा की चीजों के ऊपर इस तरह का अगर जनता के ऊपर लगाम लगाने का काम है तो आप टैक्स रेट को बढ़ाना चाहिए, परंतु आम दिनचर्या की वस्तुओं को पहले की सरकारें हर बार टैक्स बढ़ाती थी, अब टैक्स घटाने का समय है। सरकार का और जनता का बीच में आपस का विश्वास बढ़ रहा है जी। टैक्स भी घटाएंगे, रेवेन्यू भी बढ़ाएंगे। तरुण जी सर, जो अभी आपने बात करी कि कम रेटों से कैसे टैक्स कलेक्शन बढ़ता, तो थोड़ा सा हम सर प्रैक्टिकल चीज से एक समझ लें कि आप पहले सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज कई कानून थे सर, उन ऐसे 16-17 कानून को खत्म करके जीएसटी लाया गया, उनमें रेटें ज़्यादा थी और जीएसटी के अंदर जब वन नेशन वन टैक्स की बात हुई तो इफेक्टिव रेट उन सब कानूनों की क्यूमुलेटिव रेट से थोड़ी सी कम थी। 2017 जुलाई से हमने चालू करा जीएसटी का कलेक्शन, मसलन 85,000 करोड़ से 90,000 करोड़ था। जीएसटी उन्हीं दरों से चालू हुआ, आगे बढ़ता गया। अप्रैल 2025 सर आज तक का हाईएस्ट कलेक्शन 2,36,000 करोड़। अब एवरेज मंथली कलेक्शन है सर 2 लाख करोड़ से ज्यादा। 8 साल के अंदर 2.5 गुना टैक्स कलेक्शन की वृद्धि। बिल्कुल। तो आप एक चीज समझिए सर, 2.5 लाख 3 लाख रुपए की इनकम टैक्स की छूट हुआ करती थी, वहां से जब 12 लाख रुपए छूट हो गई, मेरा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन आज 12-13 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच गया जी। तो जैसे जैसे आप दरें कम करेंगे उस हिसाब से सर आगे बढ़ना आपका तय है। टैक्स का बेस बढ़ेगा तो कलेक्शन बढ़ेगा, सरकार की आय अपने आप टैक्स कोई बोझ नहीं है एक तरीके से, और सरकार ने रियलाइज भी करा दिया। और जैसा कि मिश्रा जी ने जिक्र भी किया कि सरकार का जनता पे भरोसा है और जनता का सरकार पे भरोसा है, तभी ये सुखद परिणाम जो है वो हमारे समक्ष आ रहे हैं। श्रुति जी, हर इंसान का सपना रहता है कि खूबसूरत सा मकान हो, घर हो, तो उसी को लेकर जो सीमेंट है वो पूरे मतलब भवन निर्माण की एक आधारशिला कहें या बैकबोन कहें, सीमेंट जो 28% के क्राइटेरिया में थी, उस स्लैब में थी, वो 18% में आ गई। उसको कितना बड़ा कदम मानती है? आज के युग को देखते हुए मैं ये कहूँगी कि क्योंकि हम सभी ये सोचते हैं कि जब आप आपकी शादी हो जाती है उसके बाद आप सोचते हो कि आपका खुद का घर होना चाहिए, रेंट की जगह आप खुद के घर में रहो। तो अब मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले जब इतना ज्यादा हम कैलकुलेशन करते हैं, हम एक बजट लेके चलते हैं कि हमारा ये बजट है और इस बजट के अकॉर्डिंग ही हमें घर बनाना है। पहले हम अगर देखते हैं तो हमारा बजट कम है, लेकिन क्योंकि जो मटेरियल्स है, जैसे आप कह रहे हैं कि सीमेंट की क्योंकि प्राइस है, उस पे जो जीएसटी है वो उदाहरण दिया, इसके अलावा और भी बहुत सी कंस्ट्रक्शन की जो चीजें हैं उन पे जो टैक्स है वो सीधे 28% से 18% हो गया है, और कुछ 18 से 5 पे भी है, 5 पे भी है। तो अगर हम देखें तो हम कम बजट में हम जैसा चाहें वैसा घर बना सकते हैं, तो हम इस बारे में सोच सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि मैं कहना चाहूँगी क्योंकि हर कोई आजकल अपने घर में रहना चाहता है, और अगर इससे इस चीज़ पे असर पड़ता है अगर, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। महेंद्र मिश्रा जी, देश की जो आत्मा है वो किसान है, और कृषि के क्षेत्र में जो उपकरण है वो कई उपकरण जो पहले 18% या 28 में थे वो 5% पे आ गए, और कई जो कृषि उपकरण है उनको 5 से 0 पर किया है। क्या लगता है आपको, किस तरीके से बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं कृषि के क्षेत्र में? देखिए, कृषि के क्षेत्र को अपन 2 भाग में बांट सकते हैं। एक तो कृषि मतलब फसल के उत्पन्न होने के बाद में उसकी प्रोसेसिंग को पार्ट को करिए, एक कृषि करने के लिए सिंचाई उपकरण के लिए करिए। तो सरकार ने इस बार दोनों चीज़ के ऊपर ध्यान दिया बराबर बराबर। देखिए, पानी बहुत अमूल्य चीज़ है, और उसके लिए जो इरिगेशन सिस्टम है, मैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर सरकार ने जो बरसों से लंबित मांगे थी
मैं बोल रहा हूँ कुछ मांग तो ऐसी थी कि जो 15-20 सालों से लोगों की डिमांड थी, उसको सरकार ने अच्छे से समझा और उसको एड्रेस किया है और उसको 5% पर या 0% पर लेकर आए हैं कि कम पानी की लागत में, क्योंकि पानी बहुत कीमती है हमारे लिए, उसमें फसल का उत्पाद पैदा हो जाए और फसल पैदा होने के बाद में जो आगे की उसकी प्रोसेसिंग का काम है, उसके लिए जो बनने वाली जो मशीनें हैं, वो कई मशीनों के पार्ट या मशीनें पहले 18% में थी, वो आम आदमी तक आ जाए। अन्न का जो पहले एक तरीके से जो खराब हो जाता था या वेस्ट हो जाता था या स्टोर नहीं हो पाता था, इस तरीके को बढ़ावा देने के लिए, मतलब संसाधन तो वही रहेंगे जी, परंतु हमारा किसानों को आउटपुट ज़्यादा मिले, उनकी बचत हो, इसका भी सरकार ने ध्यान रखा है। बिल्कुल ध्यान रखा है और यही कारण है कि किसान भी काफी उत्साहित है, क्योंकि किसान हो या कोई अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो रिस्क लेने से डरता था, क्योंकि उनको पता था कि जब इतना इनपुट दे रहे हैं तो क्या पता उतना आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक रिस्क लेने का जो डर है वो भी इससे खत्म होगा। रिस्क की बात चल रही है तरुण जी, मेडिकल इंश्योरेंस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी का कुछ पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोरोना का हमने दौर देखा है। तो मेडिकल इंश्योरेंस में भी जो जीएसटी है वो कम किया गया है, उसको लेकर क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं वो जानना चाहेंगे। मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, ये दो ऐसे इंश्योरेंस है सर जो आज हर एक आम आदमी को नीड है। एक स्टडी में था सर कि पूरे भारत की पॉपुलेशन में आज 5% आपकी जनसंख्या से भी कम लोग इंश्योर्ड है सर, यानी भारत का 95% तबका आज नॉन इंश्योर्ड है सर। जब आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी एक सेंटर की तरफ से या माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक स्टेट की तरफ से जी एक ऐसी योजना लॉन्च करते हैं जो कि एक मेडिकल कवरेज देती है पूरे स्टेट को या पूरे के पूरे भारत को, जब सेंटर से लॉन्च होती है, तो वो इसीलिए क्योंकि उन्हें पता है कि इतना बड़ा तबका है जो अनइंश्योर्ड है। और मेडिकल इंश्योरेंस सर आज खुदा न खास्ता किसी को भी कोई छोटी मोटी चीज हो जाए या लग जाए तो आज सर मेडिकल जो उपचार है वो थोड़ा सा महंगा भी है। बिल्कुल। तो आज अगर ये सीधा का सीधा डेंट मेरे फाइनेंस पे आता है तो मेरे पास में कुछ नहीं होता उसे पूरा करने के लिए, तो आज मेडिकल इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। और ये 5% रहने का कारण भी ये था सर कि पहुंच लास्ट तक नहीं है, थोड़ा सा महंगा है जी। अब इस पर दर लगती थी सर जीएसटी की 18%, उसे नीचे नहीं लाया गया सर, एग्जम्प्ट कर दिया गया। अब मेडिकल इंश्योरेंस पे, लाइफ इंश्योरेंस पे कोई जीएसटी मतलब 18 से सीधा 0%। तो सर जीरो कर दिया जी सर। मसलन मैं मेरा प्रीमियम दिया करता था सर साल का 10,000 रुपए, तो उस पर 18% से 1,800 रुपए जीएसटी देता था जी। तो 10,000 प्लस 1,800 11,800 मुझे प्रीमियम देना पड़ता जी। अब वो 1,800 रुपए सर वापस मेरी जेब में आ गया, अब मुझे सिर्फ 10,000 रुपए प्रीमियम देना है। मतलब अब मैं इंश्योरेंस की जो राशि उसको भी बढ़ा सकता हूं, क्योंकि वो 1,800 रुपए और कहीं इन्वेस्ट भी कर जी सर। मेरे पास बहुत ऑप्शन है। मैं अगर ये सोचूं कि 11,800 ही देने, तो 11,800 में अगर मेरा पहले कवरेज 4 लाख था तो मैं उसे बढ़ा के 4.5 लाख 5 लाख कर सकता हूँ, या उस 1,800 के लिए मैं और अब इंक्लूड कर सकता हूँ। पहले मैं था तो मेरी फैमिली में और 2 मेंबर को सेम पॉलिसी में इंक्लूड कर सकता हूँ, या वो 1,800 के लिए मैंने जैसा कहा कि सर अपनी कोई भी दूसरी इच्छा भी पूरा कर सकता हूँ। इसी प्रश्न का जवाब श्रुति जी आपसे भी ले लेते हैं। एक महिला जो है वो पूरे घर की सुरक्षा का भी ध्यान रखती है, फैमिली इंश्योरेंस भी आजकल चल रहा है, व्यक्तिगत इंश्योरेंस भी चल रहा है। जब इंश्योरेंस में जैसा तरुण जी ने बताया कि पूरा का पूरा 18 से 0 कर दिया, तो ये कितना राहत भरा है? विकास जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक राहत भरा कदम है, और मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि ये 18% पूरा एग्जेम्प्ट हो गया है, बट क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे अगर हम देखा जाए कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, क्योंकि उनको भी पे करना पड़ता है, तो अगर हम देखा जाए तो ये 15% कम हुआ है। अगर हम इसे एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं तो 3% अभी भी है। बट हाँ, मैं ये कहूँगी कि एक बहुत बड़ा राहत है, क्योंकि जहाँ आप पहले 18% देते थे, अगर आप 15% भी दे, अब 15% कम हो गया, सिर्फ 3% भी दे रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ी राहत है। और जैसे कि एक मैं गृहिणी होने के नाते मैं ये कहूँगी, अगर मैं अपना कुछ बचत करती हूँ तो मैं अब अपना उसमें से भी प्रीमियम दे सकती हूँ। उस पर जीएसटी नहीं जाएगा, तो मेरा जो जीएसटी वाला पार्ट है उसे मैं सेव कर सकती हूँ एज अ कैश, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं एज अ प्रीमियम दे सकती हूँ, और एक लाइफ इंश्योरेंस, फैमिली इंश्योरेंस भी ले सकती हूँ एक गृहिणी होने के नाते, चाहे मैं वर्किंग हूँ चाहे नहीं हूँ। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही फरमाया आपने। जो प्रदेश की जनता है वो भी जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर, जीएसटी बचत उत्सव को लेकर काफी उत्साहित है। आइए उनका क्या कुछ कहना है ये जान लेते हैं।
तो ये जीएसटी जो अभी रिड्यूस किया है तो इससे काफ़ी हमें मतलब गाड़ी पे जो रेट हमें 28% था वो 18% मिल रहा है और मैं कहता हूँ बहुत अच्छा ये डिसीजन किया है। बहुत ज़्यादा बूस्ट आ गया है सर पहले से, क्योंकि प्राइस 10% कम हुआ है जीएसटी का। पहले 28% था, 18% हुआ है। बहुत ज़्यादा बूम मिला है हमारी स्कूटीज़ को, बाइक्स को, क्योंकि इसमें अप्रॉक्सीमेटली 7,500 से 8,000 रुपीज़ का ड्रॉप आया है हर एक व्हीकल में, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रश हो गया है। जैसे कि अगर हम कोई 1 लाख रुपए महीने का खर्च कर रहे थे जिस पे 12% का जीएसटी दे रहे थे, अब वो मैक्सिमम 90% आइटम उसमें से 5% में आ गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 7% जीएसटी आप सीधे सीधे बचा रहे हो, 7,000 रुपये आपके हाथ में आए। तो एक आम आदमी के हाथ में अतिरिक्त 7,000 रुपये आने का मतलब क्या है? वो या तो बैंक में बचत करेगा, या कुछ और सामान खरीदेगा, या कहीं पे उसको इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि हमारी खाद्य सामग्रियों में 0% तक की रेट पे हम उत्पादनों को खरीद सकते हैं। तो जो पहले हम ज़्यादा पैसे देके खरीदते थे वो हमें कम में मिल रहा है, वही चीज़ वही क्वालिटी। तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो रही है। हमारे पास में जो पैसे हैं वो हाथ में ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम उसको चैनलाइज अच्छे से कर पाएंगे। एक आम आदमी आज उसको इन्वेस्ट करके, उसको चैनलाइज करके नए व्यवसाय के बारे में सोच सकता है। जो 18% जो टैक्स घटा के इसका किया, और भी नए परिणाम आएंगे, सुधार आएंगे। और ट्रम्प जो जिस तरीके से जो कर रहे थे, हमने स्वदेशी का भी एक संदेश दिया। इसके माध्यम से ज्यादा हम लोग स्वदेशी अपनाएंगे और भारतीय उत्पादों को हम लोगों को काम में लेकर और बढ़ावा देना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता ही है, भारत के विकास के कदम है। रोजमर्रा की जो चीजें हैं, दूध, दही, घी, बटर, नमकीन, दवाइयाँ वगैरह, ये सस्ती हुई, इससे भी हमको बहुत बड़ा फायदा हुआ। इसके साथ साथ जो हल्के वाहन हैं वो भी सस्ते हैं, इससे वाहन छोटे व्यापारियों को भी बिजनेस में रफ्तार मिलेगी। इसके अलावा दवाइयाँ हैं या जीवन रक्षक जो मेडिकेटेड किट वगैरह हैं, ये भी सस्ते हुए, इनको भी 5% की स्लैब में लाए, इससे भी आम जनता को काफी बड़ा फायदा है। GST 2 निश्चित तौर पर रिलीफ की बात है। वो व्यापारियों के साथ साथ के अंदर उपभोक्ता जो उसके अंदर है वो, प्लस जो खरीदार है, उनके लिए हर तरह का कहीं न कहीं बचत होती दिख रही है इसमें। हम इसको ये कहेंगे कि दिवाली पर ये डबल दिवाली मनाने का मौका है सबके लिए, पूरी जनता के लिए, हम व्यापारियों के लिए। जीएसटी जो भी गवर्नमेंट ने कम करी है उसका इम्पैक्ट बाजार में दिखने लगा है, और जिन पे जीएसटी कम हुई है वो रेटें दुकानदार और कंपनियां पूरी कस्टमर को पास ऑन कर रही है, तो जीएसटी का फायदा कस्टमर तक पहुंचने लगा है। हम तो लेडीज़ हैं, तो इसलिए सबसे पहले किचन का देखते हैं, तो इसलिए कि मैं यहाँ पर घी लेने आई हूँ। घी पे दाम कम हुए हैं, तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मेरे साथ साथ और भी गृहिणियों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। तो देश की जनता काफी उत्साहित है और उनका कहना है दिवाली से पहले हम दिवाली मना रहे हैं। मिश्रा जी, आपने देखा किस तरीके से बाजारों में रौनक है। उद्यमी हो, किसान हो, महिला हो, गृहिणी हो, हर कोई खुश है और हर कोई इस जीएसटी बचत उत्सव को मना रहा है। जी देखिए, मोदी जी के बारे में सब कहते हैं कि वो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है जी। फिर बीच के दौर में कई लोग ये बोलने लगे साहब वो व्यापारी भी बहुत बढ़िया है और मैं कह रहा हूँ कि वो मनोवैज्ञानिक भी बहुत बढ़िया है जी। अभी जो GST 2.0 जो किया है, ये इसके माध्यम से उन्होंने, जैसे ईज ऑफ डूइंग बोलते हैं बिजनेस के लिए, उन्होंने हर आदमी के मन में, हर गृहिणी के मन में, हर बच्चे के मन में, हर युवा के मन में एक सेटिस्फेक्शन का भाव पैदा कर दिया है मनोवैज्ञानिक रूप से कि साहब मेरे हाथ में तो कुछ न कुछ आने वाला है, और ये वास्तविकता भी है। देखिए, उन्होंने अपनी जेब से उन्होंने एक एडजस्टमेंट किया है। इसके लिए पहले उन्होंने रिफंड की, जो रिफंड करने पड़ते थे जीएसटी में, उसकी स्टडी की है और किस किस सेक्टर में कहाँ कहाँ रिफंड करना पड़ रहा था और कहाँ क्या चीज़ की टैक्स कम करने से मेरा जो टैक्स कम हो रहा है उसका रेवेन्यू बिजनेस बढ़ने से कहाँ मेरा कवर हो जाएगा। किया वो सब कुछ वही है, परंतु सबकी जेब में कुछ न कुछ दे दिया। इससे बड़ा मनोवैज्ञानिक कोई हो नहीं सकता। जी जी बिल्कुल। तरुण जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि इन्होंने सर ने बताया कि मनोवैज्ञानिक तरीके से उन्होंने काम किया, और दूसरा, हर भारतीय के मन में एक चीज और डाल दी कि स्वदेशी हमें अपनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। ये सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती हुई नजर आ रही है सर। सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती हुई नजर आ रही है। एक एक सीक्वेंस को समझते हैं सर। चीजें चालू हुई सर, आप भारत के लिए सरकार का हमेशा वोकल फॉर लोकल के लिए तो पहला मुद्दा था ही कि हमें स्वदेशी ही खरीदना है, स्वदेशी इंडस्ट्रीज आनी चाहिए। लेकिन जो अब इतना ज्यादा प्रभाव एकदम से आया है सर,
ग्लोबल वॉर चल रही है सब जगह पे। अमेरिका का रुख आपको पता ही है कि आज टैरिफ, आज सो के उठे 50, कल सो के उठे 75, परसों 100%। तो वह टैरिफ बच्चों के मार्क्स के जैसे बढ़े जा रहा है सर जी। अब जो सबसे बड़ा इशू है हमारे लिए वो ये है कि अगर हम आज भी डिपेंडेंट रहेंगे बाहरी की चीजों पे, तो वो चीजें, आज डॉलर भी सर बढ़ के 88, 89 पे हुआ, तो वो सब चीजें महंगी है और हमारे ऊपर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। दबाव भी बढ़ता जा रहा है सर। इसको कहीं ना कहीं हमें खुद को ही कम करना पड़ेगा। देश 140 करोड़ जो देशवासी हैं वो कर सकते, क्योंकि आप जब खरीदते सर वो मुनाफा देश के बाहर जा रहा है जी। तो सब समझिए, जब आपकी इनकम उस मुनाफे में देश के बाहर जा रही है तो वो देश के काम नहीं आ रही। अगर वो ही मैं मेरा खर्चा स्वदेशी पे करूंगा तो वो मुनाफा यहीं भारत में रहेगा और भारत के अंदर जॉब बढ़ाएगा। जब जॉब बढ़ेगी सर, काम के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रो होगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़ने से जॉब बढ़ रही है, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम्स आपके डेवलप होंगे। क्यों? क्योंकि जॉब की रिक्वायरमेंट्स है कि हमें पढ़े लिखे लोग चाहिए जी। और ये एक पूरी साइकिल चलने लग जाएगी सर। जो इकोनॉमिकल साइकिल है ना, एक इकोनॉमिकल साइकिल जब अपने पूरे रफ्तार पे आ जाती है, फिर उसके बाद में सर आप बहुत तरीके से सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट हो जाते। तो मोदी जी का भी जो टारगेट है ना सर, वो टारगेट वही है, स्वदेशी जी। भारत में बने, भारत में बिके और भारत वाले पूरे तरीके से भारतीय सामानों के ऊपर ही डिपेंडेंट रहे, ताकि बाहर की डिपेंडेंस कम हो। तो डरे नहीं सर हम जी। कल 50% उठ के होगा, बोला अपने कई करना सर जी, आराम से बैठ के भारतीय स्वदेशी खरीदेंगे जी। मतलब स्वदेशी ही खरीदना है, स्वदेशी ही बेचना है जी। मिश्रा जी, जिस तरीके से तरुण जी ने बताया कि स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, ऐसे कई चीजें हैं जो आपस में कड़ी से कड़ी के माध्यम से जुड़ी हुई है। आपको क्या लगता है, एक तरफ टैरिफ का असर है जो पूरे विश्व के कई देश भुगत रहे हैं, और एक तरफ उसी टैरिफ से निपटने के लिए भी कहा जा सकता है कि जीएसटी रिफॉर्म किए हैं। हाँ, हो सकता है टैरिफ हमारे लिए आपदा हो, लेकिन जैसा कि पिछले कई सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, आपदा चाहे कितनी भी बड़ी हो, उस आपदा में अवसर ढूंढना आपको आना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात अपने सनातन संस्कृति से है तो उसी के संदर्भ में कहूँगा जी। भगवान रामचंद्र जी को जब सीता जी की खोज करनी थी तो उन्होंने, आपको पता है, किन किन लोगों को याद किया जी। और उनकी छिपी हुई शक्तियाँ उनको पता नहीं थी। ऐसे ही मोदी जी ने भारतीयों के अंदर छिपी हुई शक्ति को, देखिए जब हम अपने स्वर्ण काल में थे, सनातन संस्कृति 1200-1500 सालों तक अपने स्वर्णिम युग में थी, उसमें क्या था, हर घर में एक उद्योग था, हर व्यक्ति के पास एक कला थी और वो कला के अंदर इतने निपुण थे कि वर्ल्ड के अंदर उसके अंदर हमारा किसी से कंपैरिजन नहीं था। तो वो छिपी हुई शक्ति, हमारा डीएनए भी वही है, उस चीज़ को उभार करके सामने ला रहे हैं जी। ये बिल्कुल सब आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप करने वाले काम हैं। अपन भारतीयों की शक्ति अंदर से जो वो कर सकते हैं उनको वो उभार रहे हैं, और आप देखेंगे कि मेक इन इंडिया, स्वदेशीकरण का ही जो नारा है, ये उज्जवल भारत को और सशक्त भारत को और भारत को विश्व नेतृत्व प्रदान करने वाला कदम है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हे भारत के लाल, अपनी छुपी हुई शक्तियों को पहचानो, भारत को फिर से दुनिया का सरताज बना दो। लेकिन वक्त है उन शक्तियों को पहचानने का। आपने रामायण का जिक्र किया, तो ठीक इसी तरीके से भारतीयों में एक नया जोश, नई उमंग, नया उत्साह भरा है जीएसटी रिफॉर्म से में और जीएसटी बचत उत्सव में। सर 2047 तक, आप तीनों से मेरा एक कॉमन प्रश्न रहेगा, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है, उसमें इस तरह की जो जीएसटी रिफॉर्म जैसे कदम है वो कितनी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे? सर कदम नहीं कहूंगा मैं इसे, ये एक बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड है सर। आप एक चीज समझिए सर, हम सोच रहे थे कि हम 100 मीटर स्प्रिंट करेंगे, क्रांतिकारी कदम, क्रांतिकारी कदम है। 100 मीटर स्प्रिंट नहीं सर, हम 4000 मीटर भाग गए जी। ये इतना बड़ा कदम है सर आपकी पूरे कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए। जैसे जीएसटी 8 साल में मैंने आपको बताया 90,000 करोड़ से हम 2 लाख करोड़ पहुंचे जी। इसमें सर आप रेवेन्यू लॉस देखिए ना, सरकार ने समीक्षा भी करी कि चलो दरें घटाने से हमें रेवेन्यू लॉस कितना होगा। आपको पता है कितना रेवेन्यू लॉस सर? सिर्फ 48,000 करोड़ जी। मेरा महीने का रेवेन्यू 90,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ बढ़ता है। 48,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस होगा, लेकिन 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। 2.5 लाख करोड़ रुपए कंजम्पशन के लिए इकोनॉमी में आएंगे। अब इन 2.5 लाख करोड़ में सर कितने नए बिजनेस खड़े होंगे, और ये 2.5 लाख करोड़, इसमें सर बचत के साथ जो एक और तड़का लगा वो लगा स्वदेशी का। यही 2.5 लाख करोड़ अब स्वदेशी उत्पादों के लिए अगर जाएंगे जी, तो अब आप देखिए सर, जॉब, प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन के लिए बिल्कुल जो बुनियादी सुविधाएं विकसित होगी। श्रुति जी, आपका क्या
कुछ कहना है 2047 तक विकसित मैं भारत? सबसे पहले तो एक चीज कहना चाहूंगी कि जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि नागरिक देवो भव, बिल्कुल, तो ये हम इस 2.0 रिफॉर्म में देख सकते हैं, क्योंकि ये जो डिसीजन है वो नागरिक को देखते हुए लिया गया है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि आज जब हम देखते हैं तो जैसे हम MNC में काम करते हैं तो हमें वहाँ पे एक तो हम उनके लिए काम नहीं करना चाहते, और दूसरा हमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है एंड पे भी कम रहती मतलब है। आप खुद... लेकिन हम ये मैं ये कहना चाहूंगी कि अब हम एक स्टार्टअप के बारे में सोच सकते हैं। रोजगार लेने के लिए नहीं, रोजगार देने के लिए आगे बढ़ेंगे हम। हाँ जी, बिल्कुल उस तरीके से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। और अब इसको देखते हुए हम हमारे मन में उल्लास आता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं, हम भी एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। कुछ देर पहले मिश्रा जी ने जिक्र किया था अपनी शक्ति को पहचाना, और आप पहचान रहे हो। हाँ मिश्रा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे 2047 का? मैं ये बोलना चाहूंगा कि किसी भी सपने को पूरा करने या कोई टास्क को पूरा करने, जैसे आप ऑपरेशन सिंदूर का बात करिए, बिल्कुल एक कांड हुआ है ना, दुश्मन देश ने, हमारे पड़ोसी ने यह काम किया। अब ये था कि हमको 100% सक्सेसफुल काम करना है, तो उसके लिए फुल प्लान बनता है। उस फुल प्लान में के अंदर कई चीज़ें होती है कि भाई अगर उसने आक्रमण किया तो हम क्या करेंगे, ज़मीन से आया तो क्या करेंगे, आकाश से आया तो क्या करेंगे, कोई घुसपैठी आए तो क्या करेंगे, ड्रोन आया तो क्या करेंगे। तो इस तरीके से जब वो सारी कड़ियाँ आपस में मिल जाती है और प्लानिंग करने वालों को दिमाग में सब चीज़ें, सारे स्टेप आ जाते हैं, तो वो पूर्णता मिलती है जो हमें सिंदूर में मिली। इसी तरीके से विकसित भारत बनाने के लिए वहाँ पर ऊपर जो बैठे हुए हैं उनके दिमाग में एकदम क्लियर कट काम है। ये एक कड़ी है जो मिसिंग कड़ी थी, जनता के ऊपर विश्वास है ना, उसके माध्यम से देश का विकास, ये कड़ी आज तक छुपी हुई थी। इस कड़ी को उन्होंने मेन कड़ी में लाके जोड़ दिया है। इसके माध्यम से यकीनन हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल 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 सही आपने फरमाया कि कड़ी से कड़ी मिल रही है। अब वक्त है हमें कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, सरकार और नागरिकों की एक सामंजस्य के साथ में आगे बढ़ना होगा, तभी हम 2047 का जो विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और सशक्त भारत का जो सपना देखा है, उसमें ये जीएसटी रिफॉर्म जैसे क्रांतिकारी कदम है वो पूरे तरीके से अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूरे तरीके से खरे उतर पाएंगे। आप तीनों एक्सपर्ट इस प्रोग्राम में पधारे और इतनी सरलता और सहजता के साथ में आपने अपने सुझाव रखे, विचार रखे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपने बुलाया, धन्यवाद। डीडी न्यूज राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल डीडी न्यूज राजस्थान।